हमारे पास ये है रिवर्सिबल रिएक्शंस। ओके, सो रिवर्सिबल रिएक्शंस अब हम इस फाइल से पढ़ते हैं। ठीक है, मैं इसको सोल्व कर देती हूँ। ठीक है, अच्छा, अब क्या है कि रिवर्सिबल रिएक्शंस जो ये चैप्टर है हमारा, इसके अंदर हमें मेन चीज जो देखनी है वो ये है कि नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं, एज इन कि रिवर्सिबल मींस कि जो आगे भी जा सकता है और पीछे भी जा सकता है, उसको हम कहेंगे रिवर्सिबल रिएक्शंस। अब हमारे पास जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन चलते हैं हम उनको रिवर्सिबल कह रहे होते हैं। ठीक है, मैंने 3 की बात रिपीट कर दिया, बट एनीवेज हम लोग अगर एक रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है तो इट्स ओके, इट्स अ गुड रिएक्शन। पर जैसे ही अगर वो वापस नहीं जा सकता, अगर उसके अंदर ये एबिलिटी नहीं है कि वो रिवर्स हो सकता है, तो हम इसे कहेंगे ये इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल के इसके पास ये पीछे जा नहीं सकता। अगर ये आगे सिर्फ जा सकता है तो इट्स गुड। फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वही हम लोग कंसिडर कर रहे होते हैं, बिकॉज अ रिक्वायर्ड प्रोडक्ट प्रेजेंट ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। यूजुअली क्या होता है, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन है, ठीक है, तो ये हमारे पास इससे होता है, जो भी अभी बैलेंस करते हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास इस तरह की फॉर्म बन जाती है। ना, अच्छा, 2 हाइड्रोजन होते हैं, जो भी है, इस तरह से हमारी ये फॉर्म बन जाती है। तो अब मतलब जो भी हमारा रिएक्शन है, अब हम लोग हमारा प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट फॉरवर्ड रिएक्शन में बन रहा है। प्रोडक्ट हमारा क्या है, H2O। हमारा H प्लस O2 जो है वो हमें क्या बना के देगा, H2O। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन हमें ये दे रहा है। अच्छा, आगे कहते हैं इन रिवर्सिबल रिएक्शन 100% प्रोडक्ट डू नॉट प्रोड्यूस बिकॉज सम प्रोडक्ट्स आर कन्वर्टेड बैक इनटू रिएक्टेंट। दैट्स ट्रू, क्योंकि अगर अगर हमारे पास एक रिएक्शन है, लेट्स से C प्लस O फॉर्म CO2, बहुत बेसिक सा मैंने लिखा है। अब अगर मैं कहती हूँ कि मैंने कार्बन और ऑक्सीजन को मिला के मैंने कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया है, तो जैसे ही मैं इसको बनाऊंगी, अगर वो रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, जब वो 100% बनने से पहले भी वापस कन्वर्ट होना शुरू कर देगा। अगर तो वो इरिवर्सिबल होगा तो उसने सारा कार्बन और सारा ऑक्सीजन यूज करके उसने CO2 बना लेना है। पर अगर वो वापस भी जा सकता है तो वो वापस मुड़ जाएगा, वापस चला जाएगा, कुछ कुछ परसेंट वापस चला जाएगा, कुछ परसेंट आगे चला जाएगा। ओके, if a reversible reaction is exothermic in one direction, it will be endothermic in other direction, definitely। अब जैसे यही वाला रिएक्शन है, अगर अब ये इधर जाते हुए फॉरवर्ड जाते हुए एक्सो है, तो बैकवर्ड जाते हुए क्या होगा, एंडो। क्योंकि अगर वैसे भी देखा जाए तो ये ऐसा ही है, क्योंकि ऑक्सीजन जब बर्निंग हो रही है, कोई भी चीज हमारी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो वो बर्निंग होती है, तो वो एक्सो बन जाता है। अब वो जब कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो गया और अब वो वापस अपने रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रही है, तो ये एंडो है, यानी कि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है इधर। ओके, तो अगर वो फॉरवर्ड में एक्सो है तो याद रहे कि वो बैकवर्ड में एंडो होगा। और इन एंडोथर्मिक रिवर्सिबल रिएक्शन टेम्परेचर विल बी डिक्रीज्ड टू फेवर मैक्सिमम यील्ड। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि टेम्परेचर जो है उसको डिक्रीज कर दिया जाता है, ताकि हमारे पास मैक्सिमम प्रोडक्ट आए, मैक्सिमम प्रोडक्ट आए। इस तरह की बातों को याद रखना है, ये की पॉइंट्स हैं जो कि बहुत जरूरी हैं फॉर अटेम्प्टिंग पास पेपर्स। थोड़ा सा अगर मैं छोटा कर लूँ, ओके, अब ये थोड़ा सा बेहतर है क्योंकि अब मुझे और भी चीजें नजर आ रही हैं। सही है। Okay. States in a reversible reaction when rate of forward reaction is equal to the rate of backward reaction is called chemical equilibrium. क्या कह रहे हैं, such a state या stage, ऐसी पोजीशन, ऐसा टाइम जिसके अंदर रिवर्सिबल रिएक्शन में फॉरवर्ड और साथ साथ बैकवर्ड रिएक्शन जब वो इक्वल रेट पे होंगे, यानी कि इक्वल अमाउंट रिएक्टेंट की यहाँ पर होगी और इक्वल ही अमाउंट जो है वो प्रोडक्ट की होगी, कि जितना जितनी जल्दी
रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन रहा है, उतनी ही जल्दी प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट बन रहा है। अगर ये दोनों सेम रेट पे हो रहे हैं, सेम टाइम पर हो रहे हैं, सेम अमाउंट पर टाइम पे हो रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे कि अब ये इक्वेशन जो है वो एक केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेट में पहुंच चुकी है। ठीक है। और ऐसा इक्विलिब्रियम जिसके अंदर फॉरवर्ड भी फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है और बैकवर्ड भी मूवमेंट हो रही है, ऐसे ऐसे इक्विलिब्रियम को हम कहेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये डायनामिक है क्योंकि कॉन्टिन्यूसली वर्क कर रहा है। दोबारा से बताती हूँ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है। केमिकल इक्विलिब्रियम ऐसा रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की इक्वल होगी। यानी कि जितना अमाउंट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है उतना ही प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है, और इसको हम कहेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। और वो ऐसा ही जो केमिकल इक्विलिब्रियम है ये डायनामिक तब होगा जब ये कॉन्स्टेंटली कॉन्स्टेंटली से बेहतर होगा कॉन्टिन्यूसली ये मूव करी जा रहे हैं, जब उतने ही रेट पे उतना ही बैलेंस में उस इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है, उसको हम क्या कहेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम। एंड ऑल केमिकल इक्विलिब्रियम्स आर डायनामिक इक्विलिब्रियम्स। ओके, मूविंग ऑन, अब हम लोग हेबर प्रोसेस को देखते हैं। हेबर प्रोसेस क्या है? जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। अब ये जो प्रोसेस हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। ओके, इनके जो इवन ये हमारी इक्वेशन है इनको भी याद रखना है कि 3H2 प्लस N2 विल फॉर्म 2NH3। अब क्या है, ये हमारे पास जब कॉम्बिनेशन है तो यहाँ पर ये एक्सो फॉर्म कर रहा है, और जब वापस रिएक्शन रिवर्स जा रहा है तो ये एंडो है। यहाँ पे उसने हमें शो भी करा दिया और उसने हमें बता भी दिया। ओके, हाँ। अच्छा, अब फर्दर क्या है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। ये अमोनिया फॉर्म हुआ ना, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हेबर प्रोसेस को क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। हेबर प्रोसेस को मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया भी कहते हैं। अब ये फॉरवर्ड जा रहा है एक्सो, तो हमने कहा है कि इसका डेल्टा एच जो है वो है -180 किलो जूल। डेल्टा एच थोड़ा बहुत याद होगा पहले से, अगर नहीं याद तो आगे हम रिवाइज करेंगे तो याद आ भी जाएगा। ठीक है, तो एक ये बेसिक आइडिया है। उसके बाद हमारे पास कंडीशंस हैं जिसमें टेम्परेचर जो है वो 450 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और कैटलिस्ट जो है, यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, कैटलिस्ट के ये स्पेलिंग होता है, ये वाई नहीं आता, यहाँ पे ए आता है। दिस इज कैटलिस्ट। ओके, तो कैटलिस्ट जो है वो हमारे पास या तो फेरस होता है या फेरस का पाउडर होता है प्रेफरेबली, और प्रेशर जो है वो हमारा 200 ATM होता है। इन तीनों कंडीशंस को भी याद रखना जरूरी है इस इक्वेशन के साथ। यानी हेबर प्रोसेस क्या है? हेबर प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया है। 3H2 प्लस N2 will form 2NH3। 3H2 plus N2 will form 2NH3। जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, क्योंकि ये फॉर्मेशन है, यहाँ पर एक्सो हो रहा है। टेम्परेचर हमारे पास जो है वो एक सेट है 450 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर भी एक सेट है 200 एटमोस्फेरिक प्रेशर, और कैटलिस्ट भी कंफर्म है कि वो फेरस पाउडर ही हम लोग यूज कर रहे हैं। ओके, अब ये वो क्या कह रहा है, ये अगर हम लोग देखें भी तो यहाँ पे 10 DM³ जो है वो रिएक्टेंट। ओके, आई थिंक वो के जितना हमारे पास रिएक्टेंट है 3 DM³ उतना ही वो मूव करके 3 DM³ निकाल रहे हैं, यानी कि उतना ही यूज हो रहा है। आई थिंक इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन जो है वो हमें यहाँ नीचे नजर आ रही है, बिल्कुल वैसे ही है। ओके, अब हम लोग देखने लगे हैं कि क्या मैक्सिमम हमें आउटपुट चाहिए। हमने जितनी इनपुट दी उसके अकॉर्डिंग हमें मैक्सिमम आउटपुट चाहिए, तो वो किन किन कंडीशंस में होगी, किन पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स में होगी। हम जब भी फैक्टर्स की बात करते हैं, फैक्टर्स जो के इफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स दैट इफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन, हम देख रहे थे कि फैक्टर्स दैट इफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन वो कौन कौन से हैं। नंबर 1, कॉन्सेंट्रेशन। नंबर 2, टेम्परेचर। नंबर 3, और क्या था? प्रेशर और कैटलिस्ट। ओके, जितना जितनी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना
रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, जितना प्रेशर ज्यादा होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। अगर कैटलिस्ट एग्जिस्ट करता है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। ये हमने एक बेसिक चीज से ही तो पढ़ी थी। अब इनको आउट देखते हैं। अच्छा, तो कॉन्सेंट्रेशन में क्या है, कॉन्सेंट्रेशन में क्या है कि इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। जो मैंने बात कही कि रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली प्रोडक्ट्स भी इंक्रीज होंगे। ठीक है, और प्रोडक्ट को रिमूव कर देंगे। देखो, हमने इक्विलिब्रियम, हम चाहते हैं कि हमारे मैक्स, ये हमारा रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट है, हम चाहते हैं कि ये चीज मैक्सिमम बने, मैक्सिमम क्रिएट। और सोचो, हम लोग चाहते हैं इक्विलिब्रियम अचीव करना, इक्विलिब्रियम अचीव करना। इक्विलिब्रियम वर्ड से ही समझ आती है इक्वल। तो सोचो, अगर इसके पास 0 रुपीज है और रिएक्टेंट के पास 100 रुपीज है, तो रिएक्टेंट एक एक करके 1 1 रुपीज कर करके 1 1 रुपीज कर करके अपने प्रोडक्ट को देता जाएगा, मतलब पैसे देता जाएगा। तो उसको कब तक देने पड़ेंगे, जब तक उसके पास 50 रुपीज नहीं हो जाते। यानी उसको 50 रुपीज देने पड़ेंगे और खुद के पास 50 रुपीज रह जाएंगे, फिर ये एक इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगा स्टेट में। वैसी एक एनालॉजी समझा रही हूँ। अब सोचो एक और केस में, मैं इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर रही हूँ कि रिमूव द प्रोडक्ट उसने क्यों कहा है और ये क्यों कहा है कि इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट एक और है, इसके पास अभी भी 100 रुपीज है। ओके, और इसके पास, बल्कि हम रिएक्टेंट्स के थोड़े से लो कर देते हैं, रिएक्टेंट के पास है 80। ये चलो 100 ही कर लेते हैं, अभी ऊपर जो एग्जांपल यूज किया, 100 रुपीज इसके पास है और इसके पास है 30 रुपीज। ओके, अब इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए इसको कितने देने पड़ेंगे। ये फिर भी अभी भी +20, तो 20 तक तो देगा, कुछ और दे देगा कि दोनों बराबर हो जाए, दोनों एक सेम लेवल पर आ जाए। ठीक है, सेम लेवल पर उस वो लाना चाहेगा। पर अब ये यहाँ पे उसने 50 तक रुपीज दिए थे, ऐड किए थे, अब वो 20 या जितने भी बनते हैं एक्स्ट्रा वो उतने दे रहा है। यानी कि जब रिएक्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी, प्रोडक्ट कम होगा, तो वो उसको ज्यादा प्रोवाइड करेगा। वो कहेगा ये लो मेरे से थोड़ा सा ले लो, मेरे से थोड़ा सा ले लो, तो हमारा जो मैक्सिमम जो है वो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा होगा। ठीक है, तो हमारे पास रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ग्रेट, रिएक्टेंट ज्यादा होगा तो प्रोडक्ट ग्रेटर बनेगा ना। इस तरह की ये लॉजिक है। तो फिर फॉरवर्ड रिएक्शन फॉर्म होगा, और हम लोग चाह ही रहे हैं कि मैक्सिमम यील्ड फॉर्म हो, ये मैक्सिमम यील्ड ऑफ प्रोडक्ट हो, इंक्रीज कर जाए, ज्यादा हो जाए। अच्छा, अब टेम्परेचर का क्या है, ये तो कॉन्सेंट्रेशन हो गई। टेम्परेचर में ये है कि हम लोगों, अगर हम चाहते हैं कि हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन हो, तो अगर ये एक है और साथ में हीट है, अब हम लोगों ने इसको हीट प्रोवाइड किया, या तो एंडो होगा तो वो फॉरवर्ड कर देगा बी, और एक्सो होगा तो इस तरह से। अच्छा, अब अगर अगर हमारे पास जो प्रोडक्ट है, जो रिएक्टेंट है, उसके साथ हीट पहले ही है, पहले ही रिलीज हो रही है हीट, तो वो फॉरवर्ड रिएक्शन एंडो रिएक्शन होगा। और अगर ई के बाद वो रिएक्टेंट एक है और वो बी के साथ जो है वो हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो इसका मतलब है ये एक्सो है। ओके, ये यहाँ पे उसने हमें यहाँ पे शो भी कराया। तो अगर ये ऐसे होगा, तो हीट इंक्रीज करने से, टेम्परेचर इंक्रीज करने से, यानी मैं कहना जो चाह रही हूँ, मैं कह रही हूँ अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एंडो एंड फॉरवर्ड रिएक्शन थोड़ा सा है ना, ये कॉम्प्लिकेटेड है चीजें, पर इनको बार बार कर करके ना ये याद हो जाएंगी। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एंडो है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से आपका रिएक्शन जो है, ये रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ओवरऑल वो फॉरवर्ड ही जाएगा। पर अगर आपका फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सो है, फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, एक्सो, और अब आप टेम्परेचर फिर भी इंक्रीज कर रहे हो, तो अब रिएक्शन आपका कहाँ जाएगा, बैकवर्ड। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से याद कर लें। अच्छा, अब आगे क्या, इन एक्सोथर्मिक रिवर्सिबल रिएक्शन टेम्परेचर डिक्रीज टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ प्रोडक्ट। मैंने कहा एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या है, टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ता है ताकि इंक्रीज किया जाए यील्ड ऑफ प्रोडक्ट को,
या फिर इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड भेजा जाए। और एंडोथर्मिक में क्या है, टेम्परेचर इज इंक्रीज फॉर मैक्सिमम प्रोडक्ट और टू शिफ्ट इक्विलिब्रियम इन द फॉरवर्ड रिएक्शन। एंडोथर्मिक में ऑपोजिट है कि एंडोथर्मिक में टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगा, एक्सो में टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। ओके, in exothermic reversible reaction, increasing temperature will facilitate the backward reaction, while in endothermic reversible reaction, increasing temperature will facilitate forward reaction. Temperature should not be less than optimum, otherwise rate of reaction will decrease. Definitely, अब देखो, अगर हम लोगों ने कहा है कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो फॉरवर्ड एक्सोथर्मिक है, और हम लोग कह रहे हैं कि टेम्परेचर को इंक्रीज कर दो, तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। पर अगर हम चाहते हैं कि हम रिएक्शन फॉरवर्ड करें तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को डिक्रीज। टेम्परेचर को हमने इतना डिक्रीज किया कि वो फर्दर मूव ही नहीं कर पा रहा, तो ये भी पॉसिबल नहीं ना कि अगर आप उसको एक सर्टेन हीट चाहिए, एक सर्टेन लेवल तो हीट चाहिए होगी ना, वो भी अगर आप प्रोवाइड नहीं करोगे तो रिएक्शन फॉर्म ही नहीं करेगा। तो ये तो बेसिक चीज थी ना। अब प्रेशर की मूव ऑन करते हैं। अगर हम लोग प्रेशर का रिलेशन किससे होता है, सबसे ज्यादा हमारा प्रेशर का रिलेशन होता है नंबर ऑफ मोल्स से। गैस गैसियस जो स्टेट्स होती है ना, हम उनके अंदर प्रेशर को कंसीडर करते हैं और उसमें नंबर ऑफ मोल्स देखते हैं। ये उसने पहले ही हमें वैसे ही बता दिया है कि प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। ठीक है, और जो है अगर हम लोग प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो वो इक्विलिब्रियम को वहां पे भेज देगा जहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। ठीक है, अब जैसे हमारे पास ये फर्स्ट वाली कौन सी इक्वेशन है, ये पता हो जानी चाहिए, अभी मैंने पीछे पढ़ाई है अच्छे डिटेल में। इसको क्या कहते हैं, हेबर प्रोसेस, अमोनिया मैन्युफैक्चरिंग का ये इक्वेशन है। तब इसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास 3H2 है, 3H2 plus N2, this is forming 2NH3। ओके, तो अब हमारे पास कितने, यहाँ पे कितने मोल्स हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 मोल है, टोटल कितने हो गए 4 मोल्स, यहाँ पे कितने 2 मोल्स। तो अब कौन सी तरफ प्रेशर जाएगा, प्रेशर को जब भी हम इंक्रीज करेंगे तो वहां जाएगा जहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम है। तो यानी कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड जाए तो हमें प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ेगा, अगर हम चाहते हैं हमारा रिएक्शन बैकवर्ड जाए तो प्रेशर को डिक्रीज करना पड़ेगा। ओके, बस प्रेशर के अंदर मेन जो चीज है वो बस यही याद रखनी है कि इंक्रीजिंग प्रेशर विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स द डायरेक्शन वेयर नंबर ऑफ मोल्स आर लेस। अब आपके सामने ही है कि सेकेंड इक्वेशन में देखो, यहाँ पे कितना है 1 मोल, यहाँ पे कितने 2 मोल्स। अब मैंने प्रेशर को इंक्रीज किया तो मैं कहाँ पे जाऊंगी, डेफिनेटली मेरा बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो यूज हो रहा होगा। पर अगर मैंने प्रेशर को डिक्रीज किया तो मेरा फॉरवर्ड रिएक्शन जा रहा होगा। ओके, अच्छा, अगर यहाँ पर ऐसा केस है कि दोनों तरफ से इक्वल है तो कोई भी इफेक्ट नहीं होगा प्रेशर का इक्विलिब्रियम में इस कंडीशन में। ओके, अब हमारे पास कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट का इक्विलिब्रियम में कोई इफेक्ट नहीं है, रेट ऑफ रिएक्शन में इफेक्ट है कि वो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर देता है, पर कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम का कोई नहीं काम करता, इक्विलिब्रियम का काम बाकी सब लोग करते हैं। तो कैटलिस्ट टेम्परेचर एंड प्रेशर विल इंक्रीज रेट ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम पे इफेक्ट नहीं डालता, पर ये रेट ऑफ रिएक्शन को याद रखना है कि कैटलिस्ट जो है वो इक्विलिब्रियम में कोई काम नहीं करता, इक्विलिब्रियम में उसको कोई जॉब नहीं मिली हुई, उसको सिर्फ जॉब कहाँ मिली हुई है, रेट ऑफ रिएक्शन को, कि वो स्पीड अप कर देता है रिएक्शन को बस। अभी हम लोग दोबारा ऊपर जाके देखते हैं हम किसकी डिस्कशन कर रहे थे, हम कर रहे थे हेबर प्रोसेस की। देखो, हेबर प्रोसेस की सबसे पहले शुरू में मैंने क्या बताया, मैंने बताया रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं जो फॉरवर्ड बैकवर्ड चलते हैं। फिर मैंने बताया रिवर्सिबल रिएक्शन जो होते हैं वो 100% रिएक्टेंट्स नहीं बनते, क्योंकि वो वापस उनके अंदर टेंडेंसी होती है वापस स्विच करने की। रिवर्सिबल रिएक्शन अगर एक डायरेक्शन में एक्सो है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होंगे, वो एंडो होंगे। ठीक है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करेंगे तो फिर हमारे पास मैक्सिमम यील्ड बनती है। और ऐसी स्टेज जिसके अंदर रिएक्शन और प्रोडक्ट दोनों मूव कर रहे हो, दोनों इक्वल रेट में हो, फॉरवर्ड रिएक्शन में भी और बैकवर्ड रिएक्शन में भी, उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम या फिर डायनामिक इक्विलिब्रियम। फिर हमने हेबर प्रोसेस देखा कि उसको मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया है,
ये हम उसका इक्वेशन है, ये उसकी कंडीशन है जो कि हमें एज इट इज याद रखनी है। फिर हमने देखना है कि मैक्सिमम किस तरह से फॉर्म हो सकती है हमारी इक्विलिब्रियम मैक्सिमम कैसे हो सकती है टुवर्ड्स द प्रोडक्ट्स, लाइक टू मेक अ फॉरवर्ड रिएक्शन, और एक हमारे पास मैक्सिमम यील्ड प्रोड्यूस हो। अब हमारे पास यूजेस ऑफ अमोनिया क्या है? फर्टिलाइजर्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्सप्लोजिव्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड, या कुछ यूजेस हैं जो कि अमोनिया के हैं। फर्टिलाइजर्स को देखें तो फर्टिलाइजर आर सच अ सब्सटेंस व्हिच प्रोवाइड एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर प्लांट ग्रोथ, ये हमें पता है। और हर फर्टिलाइजर में तीन होते हैं, एनपीके नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। ये तीन जो हैं ये बहुत ये फेमस इंपॉर्टेंट जो है वो फर्टिलाइजर्स में ये एलिमेंट्स जो है वो यूज होते हैं। ये कुछ अमोनियम फर्टिलाइजर्स है हमारे सामने, NH4NO3, NH4 2SO4, NH4 3PO4, KNO3 कुछ, ओके। और उसके अलावा CaO, ये कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, दिस इज यूज्ड टू रिड्यूस द एसिडिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, तो अब हमारे पास ये है NH4 पॉजिटिव अमोनियम आइन, और फिर हाइड्रोक्साइड आइन। तो ये क्या बना रहा है? वाटर और अमोनिया, NH3। ओके, अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है, साथ में वाटर प्रोड्यूस हो रहा है थ्रू व्हाट? अमोनियम आइंस एंड हाइड्रोक्साइड आइंस। अच्छा, a farmer should not use both ammonium fertilizer and lime at a time, otherwise ammonia gas will produce, hence nitrogen content decrease in soil. Okay, यहाँ वो हमें बता रहा है कि हमें अमोनियम फर्टिलाइजर और लाइम को इकट्ठे नहीं यूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि NH3 गैस प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से हमारे पास नाइट्रोजन कंटेंट जो है, या नाइट्रोजन जो है वो ओवरऑल डिक्रीज कर जाएगा। जब वो डिक्रीज कर जाएगा तो इट विल नॉट बी हेल्पफुल। इंस्टेड हम KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये रिएक्ट ही नहीं करता लाइम के साथ ना, तो ये इट कैन बी यूज। ठीक है, बस इनको कुछ नेम्स को याद रख लो। ये अमोनियम फर्टिलाइजर्स को हो सकता है पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए कि कोई अमोनियम फर्टिलाइजर का नाम लिख दें या कुछ भी। ठीक। अच्छा, हेबर प्रोसेस के बाद अब हमारे पास है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर हमारे पास दो इक्वेशन है। नंबर वन, पहली इक्वेशन क्या आ रही है? सल्फर प्लस ऑक्सीजन विल फॉर्म SO2। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है ये कंबशन या एक्सोथर्मिक है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ जब भी कुछ रिएक्ट होता है तो वो कंबशन होती है, तो ऑब्वियस है। अब ये क्या है? SO2 प्लस ऑक्सीजन दोबारा से, तो नाउ दिस इज फॉर्मिंग 2SO3। सब जब इस इधर हमारे पास ये प्लस हीट रिलीज करी है, यहाँ पे हमारे पास 3 मोल्स है, यहाँ पे हमारे पास 2 मोल्स है। अगर इस सेकंड वाली इक्वेशन में देखा जाए, मुझे बताएं, प्रेशर प्रेशर अगर मैंने इंक्रीज किया तो वो किधर जाएगा? प्रेशर इंक्रीज करे तो वहां जाता है जहां नंबर ऑफ मोल्स लेस हो। तो नंबर ऑफ मोल्स कहाँ लेस है? फॉरवर्ड रिएक्शन में। तो अगर हम लोग प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन फॉर्म होगा। इसकी कुछ कंडीशंस हैं कि 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, कैटलिस्ट V2O5 वेनेडियम ऑक्साइड, वेनेडियम 5 ऑक्साइड यूज होता है, और प्रेशर जो है वो उसका 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। हेबर प्रोसेस का क्या था? हेबर प्रोसेस का हेबर प्रोसेस का था 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टेम्परेचर उसका भी 450 डिग्री सेल्सियस था। कैटलिस्ट क्या था उसका? फेरस आयरन जो भी कहा जाए। ओके, अब हमने मैक्सिमम प्रोडक्ट बनाना है। मैं पहले मुझसे खुद डिस्कस करते हैं हम लोग। कॉन्सेंट्रेशन अगर हमने इंक्रीज करनी है तो हम क्या करेंगे? फॉरवर्ड रिएक्शन हमारा एक्सो है, हम लोग सिंपली कुछ भी नहीं, हम लोग इंक्रीज कर देंगे रिएक्टेंट को और रिमूव कर देंगे प्रोडक्ट को कॉन्सेंट्रेशन में। टेम्परेचर है, फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सो है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे हम, ताकि हमारे पास मैक्सिमम यील्ड बने। और प्रेशर को हम लोग इंक्रीज करेंगे, फिर ही वो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। हमने बस फॉरवर्ड रिएक्शन पे फोकस करना है। अब नीचे देखिए कंडीशंस, तो तब भी वो ये बता रहा है कॉन्सेंट्रेशन के लिए क्या करना है? इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, रिमूव द प्रोडक्ट। टेम्परेचर के लिए डिक्रीज द टेम्परेचर, यहाँ मैंने बताया अभी, और प्रेशर के लिए इंक्रीज द प्रेशर। अच्छा, अब हमारे पास थर्ड इक्वेशन जो है इसकी, हमने अब देखो, हमारे पास सल्फर और ऑक्सीजन अलग अलग एग्जिस्ट करता था।
हमने इसको कंबाइन करके SO2 बना दिया। अब SO2 को दोबारा से कंबशन की उसकी, तो हमारे पास 2SO3 प्लस हीट बन गई। अब 2SO3 हमने बनाना तो एक कॉन्टैक्ट प्रोसेस में H2SO4 है ना, तो H2SO4 तो नहीं बना अभी। SO3 को हम लोग H2SO4 से ही करते हैं रिएक्ट। अब आप सोचोगे कि पहला H2SO4 आया कैसे, कि जो H2SO4 बनाना भी तो मतलब H2SO4 की क्रिएशन में हमें H2SO4 की जरूरत होती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप एक दफा दही लगा लेते हैं, उसके बाद अगली दफा दूध के अंदर आपको दोबारा से जो पिछली दही की जाग लगानी पड़ती है, तो फिर वो दोबारा से दही बन जाती है। तो बिल्कुल ये ऐसे है। H2SO4 बनाने के लिए आपको H2SO4 की जाग लगानी पड़ती है। आई होप कि मेरी एग्जांपल समझ आए। ना भी आए तो कोई बात नहीं, किसी और तरीके से समझ लेते हैं। तो SO3 में H2SO4 ऐड करते हैं, तो हमारे पास एक और प्रोडक्ट बनता है जिसको कहते हैं ओलियम H2S2O7। अब जो H2S2O7 है, ओलियम को हम वाटर से रिएक्ट करते हैं, तो फिर वो H2SO4 बनता है। कुछ लोग सोचते होंगे कि हम लोग इसको इन स्टेप्स को स्किप करके डायरेक्ट क्यों नहीं बना लेते, पर नहीं, कभी कभार। अब जैसे ये वाला ये स्टेप है, SO3 प्लस H2O विल फॉर्म H2SO4, इस तरह भी बन जाएगा, पर ये करेक्ट नहीं है। इससे बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। क्या? ये आपको उसने बताया भी कि इट्स अ वेरी वायलेंट रिएक्शन, toxic fumes will be produced which will be harmful for us, but ये जो 4 step contact process है, this is much more पावरफुल इन द सेंस के H2S4 उसी अमाउंट में बनेगी जो अमाउंट रिक्वायर्ड है, उसी फॉर्म में बनेगी जो फॉर्म रिक्वायर्ड है, और विदाउट एनी हार्म। बट अगर हम लोग यहाँ डायरेक्ट SO3 प्लस H2O करके H2SO4 बना लेंगे, बन तो जाएगी, पर ये रिएक्शन बहुत वायलेंट है, प्रॉब्लम्स फ्यूम्स क्रिएट करेगा, और ये एज अ थिक मिस्ट बन जाएगा जो कि हमारे लिए काम ही नहीं है, हम लोग उसको यूज ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसकी करेक्ट फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगी इस रिएक्शन के थ्रू। ओके, अब इन जो 4 रिएक्शन है उनको याद रखना है। क्या रिएक्शन है? पहले सल्फर जो ऑक्सीजन के साथ मिलकर SO2 फॉर्म किया, SO2 दोबारा से ऑक्सीजन के साथ मिलकर 2SO3 फॉर्म किया। अब SO3 ने मिलकर क्या किया? H2SO4 को बुलाया। अब H2SO4 के बुला के उसने अपने आप को एक ओलियम बना दिया, ओलियम के अंदर वाटर ऐड किया तो ये बन गया। ओके, सही है। तो ये होता है। चलो नीचे देखते हैं। 3H2 plus N2 will form 2NH3, यानी कि ये 4 मोल्स हैं और ये 2 मोल्स फॉर्म कर रहे हैं। प्रेशर 200 एटमॉस्फेरिक है, और तो इसके अंदर अगर हम लोग प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा? ये फॉरवर्ड जाएगा, और इसके अंदर अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं इसमें भी फॉरवर्ड जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमें बता रहा है ये वो हमारी ये वो वाली है ना, ये तो हेबर प्रोसेस है, ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस की है। तो वो यहाँ पे यही हमें डिफरेंस दिखा रहा है कि यहाँ पे 2 मोल्स का डिफरेंस है, यानी 50% का डिफरेंस है। यहाँ पे डिफरेंस 1 मोल का है, ये 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे और ये 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। डिफरेंस इन इज मोल्स इज लेस, हाई प्रेशर इज एक्सपेंसिव। ठीक है, if difference in number of moles of reactant product is less, effect of pressure is less, effect of pressure will be less and vice versa। यानी कि अगर डिफरेंस नंबर ऑफ मोल्स में, जैसे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, अगर वो और यहाँ पे 3 था और यहाँ पे 1 था, तो इसमें अगर डिफरेंस लेस है, ठीक है, प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स का डिफरेंस लेस है, जैसे ये सॉरी 2 था, ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंस 1 का था, यहाँ पे डिफरेंस 2 का था। अब जहां पे डिफरेंस लेस है, इसका मतलब है कि जो प्रेशर का जो इफेक्ट है वो भी लेस होगा। सोचो, सोचो, खुद सोचे, एक बड़ी बॉटल है, ये उसमें इतनी ज्यादा प्रेशर है, दूसरी बॉटल में, दूसरी बॉटल पूरी भरी पूरी बड़ी सी है, उसमें सिर्फ इतना सा प्रेशर है। तो डेफिनेटली ये वाला जो बंदा है या ये वाली बॉटल जो है वो अपना प्रेशर इसके साथ शेयर करने में ज्यादा खुश होगा, वो कहेगा चलो उसकी भी हेल्प हो जाए। पर अगर सोचें कि एक है ये ऐसे फुल है ये वाला प्रेशर, और जो दूसरा बॉक्स है वो भी ऑलमोस्ट फुल है, थोड़ा सा रह गया है, तो ये उसको क्यों देगा? वो कहेगा तुम्हारे पास है ना, जितना है सब्र करो। तो इस तरह से प्रेशर, जितना प्रेशर का डिफरेंस ग्रेटर होगा,
वो उतना ही शेयर करने में, अपने आप को देने में ज्यादा सली रखेगा या करेगा। ओके, अब यूज ऑफ H2SO4 क्या है? फर्टिलाइजर बनता है, कुकिंग एजेंट है, डिटर्जेंट, पेंट्स यूज होते हैं। SO2 क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है, फूड प्रिजर्विंग, ब्लीचिंग एजेंट, इन चीजों में यूज होता है। इनकी ये जो है ना, ये इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि इनमें से कोई यूजेज लिख लें, ठीक है? तो ऐसा बस इनको याद रखना है और कुछ नहीं। और साथ ही साथ ये हमारा इंटायर चैप्टर जो है रिवर्सिबल रिएक्शन का, वो फिनिश होता है। ठीक है, हम इसको यहाँ पे फिनिश करते हैं।